नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम इस सक्सेस साथी के इस चैनल पे शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इंडियन पॉलिटी का जो है टैलेंट फीचर्स, यूनिक फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़े थे और तीसरे में हम जा रहे हैं। तीसरे में जो है वो है हमारा फिफ्थ फीचर्स, वो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जो अभी फिलहाल में एग्जिस्ट करते हैं 2 तरह के गवर्नमेंट सिस्टम, एक है पार्लियामेंट्री और एक है प्रेसिडेंशियल। बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट्री जो है उसमें क्या अंतर है और प्रेसिडेंशियल में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन में जो चलती है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट चलती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म चलती है उसमें चलती है जो अमेरिका की है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें अमेरिका में देखता हूँ कि प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप या अभी जो है जो बाइडेन, ये क्या प्रेसिडेंट है अमेरिका के। और उन्हीं के पास लगभग सारा पावर होती है, जो कोई पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, वो केवल साइन करने के लिए रहते हैं। ठीक है ना, साइन करने वाले बहुत पावर है, उनके पास भी पावर ऐसा नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पावर है वो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, या पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसके पास होती है। तो जो पार्लियामेंट है उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये वाला अडॉप्ट नहीं किया, प्रेसिडेंशियल वाला अडॉप्ट नहीं किया। उसने जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसने वो गवर्नमेंट अडॉप्ट किया। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसका जो है प्रिंसिपल, वो जो प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो प्रिंसिपल है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लेजिस्लेचर बनाने का काम करती है, लोकसभा, राज्यसभा, यही तो लेजिस्लेचर बनाती है। और जो एग्जीक्यूटिव मतलब कि गवर्नमेंट। तो इस दोनों के बीच एक प्रॉपर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से ये वर्क करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट जो वर्क करती है इसी दोनों से वर्क करती है। जो गवर्नमेंट है वो भी पार्लियामेंट का ही एक मेंबर होता है। गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर देख लीजिए, जो भी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं, एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या एनीथिंग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक लेजिस्लेचर असेंबली जो होगी, जो लोकसभा है उसके मेंबर होते हैं। लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो हमारा जो ये जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो क्या चीज़ के प्रिंसिपल वर्क करता है? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए सेम ही है, मतलब कि सिमिलर है। जो सेंटर में अगर पार्लियामेंट की बात करते हैं तो सेंटर में आती है लोकसभा, लोअर हाउस जिसको बुलाता है लोकसभा। और लोकसभा में एमपीज इलेक्ट करके जाते हैं। दूसरा है राज्यसभा ये सेंटर की बात करते हैं, इसको बुलाता है अपर हाउस। और जो थर्ड है वो है प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं पार्लियामेंट एट सेंटर पे। इसी तरह अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में आते हैं आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर नेक्स्ट आते हैं क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो थर्ड आता है वो आता है आपका गवर्नर। तो यहाँ पे ये वर्क करते हैं, यहाँ पे ये वर्क करते हैं स्टेट सेंटर पे। तो दोनों में सेम तरह का प्रिंसिपल लागू किया गया है। अब बात करते हैं जो हमारा फीचर्स है पार्लियामेंट्री का, उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या फीचर्स होते हैं। तो दो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रहेंगे, एक होंगे नॉमिनल, एक होंगे रियल। नॉमिनल का काम क्या है? कोई काम नहीं है, मतलब साइन करो, ठीक है ना। जो भी रियल एग्जीक्यूटिव है वो वर्क करेगा, वो सारा कुछ करेगा किसके नाम पे? नॉमिनल के नाम पे, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ करता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ भी लॉ करते हैं तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन करते कौन है? रियल में करते कौन है? ये है, ये क्या है? नॉमिनल है, नामात्र के है। मतलब कि ये भी है लेकिन सारा काम इन्हीं पे होगा, इन्हीं के नाम पे होगा, ठीक है ना। लेकिन करेगा कौन? रियल एग्जीक्यूटिव। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो है हमारे प्रेसिडेंट। इंटर लेवल पे आते हैं प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे आते हैं गवर्नर। इसी तरह जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? वो है
प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल एंड सीएम एट द स्टेट लेवल। अब बात करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव का है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के प्रति भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कैसे इसको समझते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर की बात करते हैं। लेजिस्लेचर बनती क्या चीज से, तो मान के चलिए लोकसभा भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेचर में जो लोकसभा है, लोकसभा में मेंबर कैसे रहेंगे, एक तो रहेंगे गवर्नमेंट के मेंबर, गवर्नमेंट के एमपी एमएलए जो भी है वो रहेंगे। जो भी मिनिस्टर है वो कहाँ है, वो एमपी है, नहीं तो एमएलए है गवर्नमेंट के। इसी तरह एक रहेंगे अपोजिशन पार्टी के भी रहेंगे एमपी एमएलए, ये दोनों मिलकर के, या अपोजिशन या अदर पार्टी, बहुत सारे पार्टी के भी जो एमपी है एमएलए रहते हैं। और जब ये बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव कौन है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आ जाता है गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव है। और ये सारे मिलके एग्जीक्यूटिव प्लस जो अपोजिशन है वो मिलके लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं। अगर मान के चलिए किसी भी तरह का अगर गवर्नमेंट को या लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ लानी है, तो क्या गवर्नमेंट अकेले ला सकती है? गवर्नमेंट है अकेले ला सकती है? ला सकती है कब, जब इसके पास मेजोरिटी हो, जब इसके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी हो तब वो ला सकती है आराम से, बिना अपोजिशन का कुछ भी। लेकिन मेजोरिटी नहीं रहे तो अपोजिशन का जरूरी है, उस सहमत होना जरूरी है। तो अगर किसी भी प्रकार का लॉ लाती है गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार का कुछ एग्जीक्यूट करती है, तो उसको जाकर के अपोजिशन को, मतलब लेजिस्लेचर में आपको बतानी पड़ेगी, लेजिस्लेचर में आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जवाबदेही होगी कि हाँ हमने ये किया, इसका इम्प्लीकेशंस क्या हुए, अपोजिशन आपसे सवाल करेगी। तो ये सारा क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेजिस्लेचर ना अपोजिशन के बगैर चल सकती है, ना गवर्नमेंट अपोजिशन के बगैर चल सकती है, ना अपोजिशन गवर्नमेंट के बगैर चल सकता है। तो एक तरह से कोऑपरेशन होती है दोनों के बीच, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके थ्रू ये पार्लियामेंट चलती है। अब बात करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप है, ये आप देख रहे होंगे कि हमारे में है, जो प्राइम मिनिस्टर है वही लगभग पूरा जो भी है संभालते हैं कंट्री को, और चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं। इसी तरह जो मिनिस्टर्स है वो लेजिस्लेचर में मेंबर होना जरूरी है। लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर्स है, अगर वो मिनिस्टर है और लेजिस्लेचर में मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर, जब वो मिनिस्टर का शपथ लेता है उसके 6 महीने के भीतर उसको मेंबर होना पड़ेगा इन द पार्लियामेंट। अब बात करते हैं कि जो लोकसभा का है, जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन मतलब विघटन मतलब कि उस लोकसभा को विघटित कर देना, मतलब खत्म कर देना उसको। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ये हो सकता है, और इसमें जो है लोअर हाउस, केवल लोअर हाउस ही क्या हो सकते हैं, रिजोल्यूशन हो सकता है लोअर हाउस का ही। लोअर हाउस कौन, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। अपर हाउस जो राज्यसभा है वो कभी डिजोल्व हो ही नहीं सकता है, राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होता है, कभी नहीं। जब से राज्यसभा है तब से चल ही रहा है, वो कभी डिजोल्व हो ही नहीं सकता है। उसके जो मेंबर्स है वो हर एक 2 साल पे चेंज होते रहते हैं, हर एक 2 साल पे मेंबर्स का रिटायरमेंट होते रहता है। टोटल मेंबर्स नहीं, 1/3 ऑफ द मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स का रिटायरमेंट होता है हर एक 2 साल पे, और नए मेंबर्स आते हैं। और जो इसमें जो राज्यसभा का मेंबर्स का टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स के लिए होता है। ये कुछ बातें राज्यसभा के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 चीज से मिला हुआ है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसमें बात करते हैं कि इस दोनों में क्या है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब है कि ऐसा प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि पार्लियामेंट को एक सॉवरेन बॉडी बनाए, पार्लियामेंट को एक सॉवरेन बॉडी बनाए, सॉवरेन बॉडी बनाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजंस है जिसमें पार्लियामेंट को एक सॉवरेन बनाया गया है कि पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसा वर्क कर सकती है, अपने हिसाब से लॉ ला सकती है, ठीक है ना, अपने हिसाब से जो भी है लॉ का प्रोसीजर तय कर सकती है, कोई भी एक्ट पास कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सारे, इसमें आपको कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, मतलब कोई आपको इसको करने से नहीं रोकेगा। आप जो कीजिए, कुर्सी तोड़िए फोड़िए, जो करना है कीजिए। हाँ, वहाँ का जो है स्पीकर्स वो अपने उसको सही से चलाने के लिए जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को सही से चलाने के लिए वो भले ही निलंबित कर दे,
लेकिन आपको कोर्ट नहीं बोलेगा कि कोर्ट आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि आप अपोजिशन ऐसा क्यों बोल रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। जब कानून बन रहा है उस समय कुछ नहीं बोलेगी कोर्ट, क्योंकि ये एक सॉवरेन की तरह वर्क करेगी। अब बात करती है जो जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है। जुडिशियल सुप्रीमेसी भी मतलब कि जुडिशियल के पास भी पावर है इसको देख रेख करने का। तो देखते हैं, बात करते हैं जो हमारा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट से लाया गया है, जबकि जुडिशियल सुप्रीमेसी है जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से लाया गया है। देखिए पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो किसी भी तरह का लॉ ला सकती है, किसी भी तरह का लॉ एक्ट पास कर सकती है और उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा, कोई भी अथॉरिटी या एनीथिंग उसको रोक टोक नहीं करेगा। वो कंटिन्यू अपना काम करते रहेगा, अपने हिसाब से काम करते रहेगा। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट है उसके पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू वो किसी भी मतलब कि एक्ट जो लॉ लाया गया उस किसी भी लॉ को एक्ट को वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत अगर पास हो चुकी है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत डाल सकती है। आप जैसे देखिएगा सीए को डाला गया था, सीए को जुडिशियल रिव्यू में डाला गया था, फिर अभी फॉर्म बिल आया है, फॉर्म बिल को जुडिशियल रिव्यू में डाला गया था। तो कोर्ट अपने हिसाब से उसको जुडिशियल रिव्यू में ले सकती है और लेने के बाद वो तय कर सकती है कि ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको डिक्लेयर करने का बिल्कुल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, ये जो कानून बनाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये अपने पावर्स का फायदा उठा करके इसका जो बनाया गया कानून उसको बिल्कुल खारिज कर सकती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं लॉ की, पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट भी तरह तरह के कानून बना करके जो है सो जुडिशियल जो सिस्टम है उसको भी ये कर सकती है। जैसे जुडिशियल सिस्टम जो कोर्ट काम करता है वो कानून के हिसाब से काम करता है, लॉ में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और ये लॉ कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट जो है वो अपने हिसाब से लॉ बना सकती है। तो इसकी वजह से जो कोर्ट है फाइनली अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लॉ सही है, तो कोर्ट को वो लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। आप अगला जो डिसीजन जो भी आएगा उस लॉ के तहत ही उसको वर्क करनी पड़ेगी। तो देखिए मतलब एक तरह से दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन है, एक मतलब कि ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है। जब ये गलत करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट लगाम लगाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट गलत करेगा मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जो कुछ निर्णय लेगा वो किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फीचर्स है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। तो चलिए बात करते हैं जो इंटीग्रेटेड किस तरह से। इंटीग्रेटेड देखिए हमारा जो जुडिशियल सिस्टम वो लेयर बाय लेयर वर्क करता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है वो है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट लेवल पे वो है क्या है, हाई कोर्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। देखिए तीनों में हायरार्की बना हुआ है। जो सेंट्रल है, सेंट्रल जो कोर्ट है, सेंट्रल कोर्ट मतलब कि हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे है और ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का कुछ भी उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये देखेगी हाई कोर्ट को भी, हाई कोर्ट कैसे वर्क कर रहा है, अपने दायरे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे संभाल रहा है। और ये जो हाई कोर्ट है वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करेगी, उसको देखेगी, उसको देखरेख करेगी, उसके अंतर्गत काम करेगी। तो देख रहे होंगे जब हाई कोर्ट में डिसीजन आता है तो आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन है आप हाई कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकते हैं उसको लेकर के, और हाई कोर्ट का डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अपील। तो एक तरह से हायरार्की बना हुआ है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से ये तीनों को इंटीग्रेटेड किया गया है कि हर एक मतलब सुप्रीम कोर्ट सारे हाई कोर्ट को पर नजर रखेगी। अगर हाई कोर्ट को किसी भी प्रकार का परेशानी आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको हेल्प करेगी। उसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हाई कोर्ट उसको हेल्प करेगी। तो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड की हो गया। अब इंडिपेंडेंट कैसे बनाया गया, तो इंडिपेंडेंट के लिए वेरियस प्रोविजन है जिसको सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। सबसे फर्स्ट तो देखिए कि जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है उसके जो जज है उनका जो टेन्योर है वो फिक्स है, उनका टेन्योर को फिक्स रखा गया है, फिक्स सर्विस कंडीशन पे रखा गया है, ठीक है ना। दूसरा कि जो भी एक्सपेंसेस आएंगे सेंट्रल कोर्ट के, जितने भी कोर्ट है सारे के जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो डायरेक्ट जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, डायरेक्ट वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और उसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होगा,
कि ये पैसा क्यों खर्चा हुआ, कोर्ट ने ऐसा खर्चा कैसे कर दिया, मतलब पार्लियामेंट में इसकी कोई डिस्कशन नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कुछ इसमें नहीं होगा। बात करते हैं कि जो प्रोविजन ऑफ डिस्कशन ऑफ है कंडक्ट ऑफ जजेज इन द लेजिस्लेचर, मतलब कि अगर कोई भी जज है वो अभी पावर में है तो वो जो डिसीजन अगर कुछ भी दे रहा है तो उसका जो लेजिस्लेचर में होगा उसका उस पर कोई डिस्कशन नहीं की जाएगी, उसके जजमेंट पे कोई डिस्कशन नहीं की जाएगी, वो बिल्कुल ही मना ही है जब तक वो टेन्योर में है। लेकिन वही अगर वो हो गया तो भले ही जब वो रिटायर हो गया तब डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन जब वो पावर में है तब नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट, बैन ऑफ प्रैक्टिस आवर रिटायरमेंट, अगर कोई भी जज रिटायर्ड हो जाता है तो उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, रिटायर्ड होने के बाद वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पावर टू पनिश फॉर इट कंस्टेंट इन्वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट कर सके, मतलब कि अगर उस कोर्ट उसके जज का कोई विरोध करता है, उसके जज के डिसीजन का कोई विरोध करता है तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगा करके उसको फाइन कर सकती है, उसको पनिश कर सकती है। प्रशांत भूषण का केस आया था कुछ दिन पहले, पिछले साल आई थिंक आया था, तो उसमें आप देख रहे हो कि उन्होंने कुछ बोल दिया था जज को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि उन पर चार्ज किया था कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और उसके तहत उनको ₹1 का फाइन लगा था शायद मेरे हिसाब से। तो ये है कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बातें जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई, अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो उसके पास पावर है कि उसको पनिश कर सके। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग होती है। जुडिशरी में जो भी है, जज है, ये वकील है या एनीथिंग है, वो कहाँ से आएंगे, वो एग्जीक्यूटिव से नहीं आएंगे। आप नहीं देखेंगे कि वो इलेक्ट होकर के तब गए वहाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो अपने मेहनत के दम पे बनते हैं, वो एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं, पहले हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, हाई कोर्ट में, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में, मतलब इस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो बनते हैं। तो ये है हमारा आज के सेशन में, बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सक्सेस साथी पे आप सक्सेस साथी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कुछ भी कन्फ्यूजन हो या एनीथिंग हो आप कमेंट करके बताएं। तो आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे और घर पे ही रहे, क्योंकि कोरोना का केस अभी बढ़ रहा है, और जितना आप सेफ रहेंगे उतना सही है। बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है, तो अफवाह में नहीं रहे और इजीली मत ले इसको, बहुत ही खतरनाक है। और इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को रोकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।